हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बचे हुए राइट्स और बाकी ड्यूटीज की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम एक ऐसे फंडामेंटल राइट से शुरू करने वाले हैं जिसे हम गार्डियन ऑफ ऑल द राइट्स बोलते हैं। मतलब जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका गार्डियन, मतलब उनकी रक्षा करने वाला। सो The first fundamental right that we will be talking about today is the right to constitutional remedies, जो कि है आर्टिकल 32 में लिखा हुआ। So basically ये एक ऐसा आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे गार्डियन ऑफ ऑल द राइट्स भी बोलते हैं। तो मान लो एक दिन ऐसा रूल बन जाता है स्कूल में, ठीक है, कि मतलब एक दिन टीचर्स आती हैं सारी और वो बोलती हैं कि आपकी टीचर आती है और वो बोलती है कि अब से सिर्फ क्लास 10 को लंच ब्रेक मिलेगा और आप क्लास 9 में हो, 8 में हो, 7 में हो, आप सबको लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या ये फेयर है? बिल्कुल भी नहीं फेयर, राइट। लंच ब्रेक तो हमारा अधिकार है, पूरा दिन पढ़ेंगे कैसे जब खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, राइट। तो इस केस में आप जा सकते हो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के पास, जो कि इस चीज को बदल सकता है, राइट। क्या आपके टीचर बोले लंच ब्रेक नहीं देंगे तो भाई कैसे नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा, ये तो हमारा अधिकार है। सो ऐसे ही आर्टिकल 32 भी, अगर किसी का कोई राइट वायलेट होता है तो वो भी कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और हमारे कोर्ट्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिलाएंगे। ठीक है, तो बस यही सब कुछ यहाँ पर लिखा है। सो आर्टिकल 32 गिव्स सिटीजंस द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स व्हेन द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। Citizens can directly approach सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी और कोर्ट में विच इज ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, वहां जा सकते हैं। सो द पर्पज ऑफ दिस राइट, तो बेसिकली ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इस पूरे ही राइट का पर्पज क्या है? एक तो हमने समझ लिया कि भाई ये तो हमारा गार्डियन है, इसके बारे में और डिटेल में अब जानते हैं। अब इस राइट को अगर हम देखें तो ये जो राइट है इसका मेनली पर्पस यही है कि अगर किसी भी तरह से हमारा फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट होता है, ठीक है, इस पूरे राइट का, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का पूरा जो सार है वो यही है कि ये हमारे बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो किसी भी तरह हमारा कोई सभी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो गया तो क्या होगा? तो हम किसी भी तरह से किसी ने बोला कि ये तुम्हारा राइट ही नहीं, किसी ने डिनाई कर दिया, किसी ने हमारे राइट्स को रोक दिया, ठीक है, किसी ने हमारे राइट्स को स्टेट ने या किसी इंडिविजुअल ने या फिर कोई भी पावरफुल बॉडी या ग्रुप है उसने हमारे राइट्स को रोका है, मतलब राइट्स को डिनाई कर दिया है, राइट्स हमें अपने राइट्स के हिसाब से हमें नहीं जीने दे रहे हैं, तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट जो कि पार्लियामेंट से ऑथराइज्ड है। यहाँ पर जाके हमें अपना राइट वापस मिल सकता है। जैसे इसको एक और स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके स्कूल में ऐसा हो कि आप अपनी क्लास में हो, आपकी क्लास 9 का मॉनिटर कैसे बनता है कि रोल नंबर वाइज है, ओके, तो 1 2 3 4 या फिर रिवर्स ऑर्डर में है। तो आज आपका रोल नंबर है 5 और अब आप इस हफ्ते आप मॉनिटर बनोगे, ठीक है। आपकी क्लास टीचर आए और वो आपको ये बोले कि आप क्योंकि एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से हो, हम आपको मॉनिटर नहीं बनाएंगे। इज दैट फेयर? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप इसके खिलाफ आवाज उठाओगे। कैसे उठाओगे? क्या स्कूल में तोड़फोड़ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, वो तो हमारा तरीका ही नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हमें सिखाता ही नहीं है। क्या आप जोर जोर से चिल्ला के स्कूल में प्रोटेस्ट करोगे ताकि कोई भी ना पढ़ पाए जब तक आप मॉनिटर ना बनो? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं सिखाई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पीसफुली चीजों को रिजॉल्व करना सिखाया है, करेक्ट। तो हम पीसफुली जाके अपनी चीजों को रिजॉल्व करेंगे, हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि ऐसे भाई हमारे राइट्स हो रहे हैं मैम या सर वायलेट, और अब आप हमारा साथ दो।
ठीक है, तो पहला तरीका तो पीसफुली करने का यही है। सबसे पहले हम पीसफुल मीन्स से ही जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू एन ऑर्डर, डायरेक्शन एंड रिट्स, ठीक है। रिट्स के बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे ताकि ये वायलेशन खत्म हो, कि जिसके भी राइट्स वायलेट हुए हैं वो रिस्टोर हो, एंड चेक द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ अथॉरिटीज। तो लास्ट पॉइंट हमें इतना बताता है कि कोर्ट इशू करेगा ऑर्डर्स और उनके ऑर्डर के हिसाब से जिसने भी हमारे राइट्स को वायलेट किया है उन लोगों के अगेंस्ट एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी, क्या रीजन है, क्या हुआ है, सब कुछ इंक्वायरी होगी और हमारे राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा। तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी ग्रुप, कोई भी पावरफुल इंडिविजुअल आके हमारे राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेक आर्बिट्री एक्शंस ऑफ अथॉरिटीज। तो कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, ये चेक करना भी हमारे कोर्ट का काम है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी आर्टिकल 32 को एक बहुत अच्छा नाम दिया है, विच इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारे सारे ही फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि मान लो कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने थॉट्स को बहुत पीसफुली एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल व्यू है किसी टीचर का और वो काफी पीसफुली उसको एक्सप्रेस कर रहा है अपने आसपास, और इस केस में मतलब स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसा फैसला ले कि उस टीचर को ही स्कूल से निकाल दे। तो इस केस में बिकॉज थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हमें है, हम अपनी बातें पीसफुली बोल सकते हैं, राइट, विदाउट स्प्रेडिंग हेट एंड वायलेंस। तो हम पीसफुली अपनी बातों को आगे रख सकते हैं। अगर ऐसे में हमें टीचर को अगर कोई बाहर निकाल दे स्कूल से, तो वो टीचर अंडर आर्टिकल 32 अपने राइट के लिए लड़ सकता है। इफ देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज आर्टिकल 19 इज वायलेटेड। आप समझ रहे हो हाउ पावरफुल इज दिस right to constitutional remedies is. So why article 32 is called as the heart of the constitution? Because it is also referred to as the cornerstone of the constitution. तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं कि if I were asked to name any particular article, I would not refer to any other except this one. It is the very soul of the constitution, and we know why it is the soul of the constitution, right? So it guarantees the protection of all the other fundamental rights, the first thing. Second, without it the other rights would be meaningless as there would be no enforcement mechanism, right? तो अगर हमारे rights violate होते हैं, हम अपने लॉ को अप्रोच करते हैं, अपने कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं और फिर वो हमें हमारे राइट्स को वापस दिलाते हैं। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट। तो ये ऐसा हमारा आर्टिकल 32 है या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो हमें गारंटी करता है कि जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में मिलेंगे, इमरजेंसी में कुछ नहीं मिलेंगे। और दूसरा, अगर हम हेट स्पीच या वायलेंस फैलाने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, तो उस केस में भी हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं। सो वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लेकिन साथ ही साथ उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नाउ इसी में आता है कि राइट टू एजुकेशन विच इज RTE विच इज 21A। तो ये 86th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था इन 2002 और ये 1 अप्रैल 2010 को ये एनफोर्स हुआ था। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। सो इट मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल के बीच में है। मतलब 6 इयर्स का बच्चा जो है वो बेसिकली फर्स्ट में आता है। तो फर्स्ट से लेके आप लगा लो कितने साल हैं, ये 8 साल हैं, तो 8th तक तो एजुकेशन फ्री है और कंपल्सरी है, ठीक है। तो कोई भी बच्चे को आप काम पे ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसका अधिकार है पढ़ना।
फ्री एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। नाउ द की फीचर ऑफ RTE एक्ट, तो ये जो की फीचर्स हैं राइट टू एजुकेशन के वो क्या हैं? इट अप्लाइज टू ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज इन द प्राइवेट और माइनॉरिटी स्कूल्स, हर एक बच्चे को। इट सेट्स मिनिमम नॉर्म्स फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर क्वालिटी, तो टीचर्स कैसे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वो एक प्रॉपर मिनिमम नॉर्म सेट किए जाते हैं। 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकर सेक्शंस इन प्राइवेट स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट्स जो है वो वीकर सेक्शंस वाले बच्चों के लिए होती हैं। तो इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है? ऑफ कोर्स है, सो चाइल्ड, इफ अ चाइल्ड इज इकोनॉमिकली फ्रॉम अ वीकर सेक्शन नाउ हैज अ लीगल राइट टू डिमांड फ्री एजुकेशन इन अ प्राइवेट स्कूल, तो अगर एक ऐसा बच्चा है जिसके आसपास मान लो और कोई स्कूल नहीं है लेकिन एक प्राइवेट स्कूल है, तो उस प्राइवेट स्कूल में जाके वो फ्री एजुकेशन ले सकता है up to class 8, so this is enforced through article 21A। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट रिट्स, मैंने ये वर्ड थोड़ी देर पहले बोला था। सो बेसिकली इट इज अ टूल टू रीएनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, तो जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे ही हमारे पास एक टूल किट है। उस टूल किट में एक ऐसा टूल है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या होती हैं रिट्स, क्या होती हैं। सबसे पहले तो रिट्स क्या होती हैं? तो रिट्स होते हैं कुछ ऐसे लीगल ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है, मतलब कुछ ऐसे लीगल ऑर्डर्स जो कोर्ट्स हमें दे रहे हैं। अब इनका पर्पस है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का देखें तो ये आर्टिकल 32 के अंडर लिखा गया है और हाई कोर्ट्स में ये 226 आर्टिकल के अंडर लिखा गया है। अब रिट्स कितने, अब चलो इसको ना पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रिट्स का, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स में। तो मेनली 5 तरह की होती है। तो सबसे पहले अगर हम ऐसा सोचें कि अगर एक बच्चा है वो पढ़ने में भी ठीक ठाक है, उसका बिहेवियर भी स्कूल में खराब नहीं है, लेकिन अचानक से एक दिन ना प्रिंसिपल आके उसको स्कूल से निकाल देती है, तो उसके पेरेंट्स एंड गार्डियंस वो जा सकते हैं कोर्ट और कोर्ट में रिट कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिससे एक तो वो बंदा जवाबदेह हो जाएगा कि इसको क्यों निकाला, उसका जवाब होगा, और दूसरा उसको उसके राइट्स वापस करने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट अ रिट इज। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 टाइप्स ऑफ रिट्स पर जो कि जिनके नेम्स लैटिन लैंग्वेज में हैं। ठीक है, तो ये नाम जो है ना ये थोड़े ऐसे उबड़ खाबड़ से आपको अलग से लगेंगे, इंग्लिश वाले नहीं है ना हिंदी वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा प्यार से हम समझते हैं कि होते क्या है। तो सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, राइट। अब मान लो ऐसा होता है कि एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी वारंट के और बिना किसी रीजन के, तो अब क्या होगा? अब कोर्ट जो है वो बोलेगी लाओ इस इंसान को एक कोर्ट के सामने, तो तुरंत उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से वो पुलिस से, गवर्नमेंट से पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, उनको प्रॉपर्ली स्टडी करेगी और फिर ये पता लगाएगी कि क्या ये अरेस्ट सही है या नहीं है। अगर उसको इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है तो उस केस में कोर्ट उसको तुरंत छोड़ने के ऑर्डर्स देती है। ठीक है, सो इट इज यूज टू रिलीज पर्सन इलीगली डिटेन्ड, जिसे इलीगली पकड़ लिया गया हो, एंड इट कोर्ट डिमांड्स अथॉरिटीज टू प्रेजेंट द डिटेन्ड पर्सन, मतलब तुरंत, एज सून एज पॉसिबल, राइट। सो एग्जाम्पल, अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट कैन बी फ्रीड यूजिंग दिस रिट। अगर किसी इंसान को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर ले तो वो इस रिट का यूज करके, हेबियस कॉर्पस का यूज करके वो बच के निकल सकता है। ठीक है, ओके। सो नाउ द सेकेंड वन इज द मैंडेमस, दैट इज वी कमांड। तो सेकेंड रिट है मैंडेमस। ठीक है, मतलब हमने हुक्म दे दिया है। अब मान लो एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं कि अब ऐसा मान लेते हैं कि आप स्कूल आप चेंज करने वाले हो, ठीक है, और आप अपने प्रीवियस स्कूल में गए और आपने मतलब जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां गए और आपने बोला कि मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दो क्योंकि मुझे स्कूल चेंज करना है, स्कूल छोड़ना है। ठीक है, वो बोलते हैं कि ठीक है 1 हफ्ते में आ जाओ और टीसी ले जाओ। ओके,
अब बात ये है कि एक हफ्ते में आके टीसी ले जाओ बोला, करते करते 1 महीना हो गया और आपको टीसी तो नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे, आप प्रिंसिपल के पास जाओगे और प्रिंसिपल को ये बोलोगे कि मैंने तो कब से टीसी अप्लाई किया, 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं दिया। तो प्रिंसिपल उनको क्या बोलेगा कि तुरंत अभी के अभी इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दो, राइट। तो बेसिकली कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पार्ट्स या कोई इंसान जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने में ना ऐसे मतलब जानबूझ के डिले कर रहा है। किसी कोई बच्चा गया कि मुझे कास्ट सर्टिफिकेट दो, मुझे कहीं लगाना है, और वो ऐसे करते करते उसने 2-3 महीने निकाल दिए, बच्चे को बेचारे को मिला ही नहीं और उसका नुकसान हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि वो कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा, और वो तुरंत ये रिट करके देंगे कि अभी के अभी तुरंत ये काम करो। तो बेसिकली कोर्ट उनको बताती है कि दिस इज योर वर्क विच यू आर डिलेइंग, तो इसको अभी के अभी करके दो। सो दिस इज व्हाट मैंडेमस मीन्स। सो अ कमांड फ्रॉम हायर कोर्ट टू द लोअर अथॉरिटीज, इट इज यूज्ड व्हेन ऑफिशियल्स फेल टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज। ये तब यूज होता है जब ऑफिशियल्स ना अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं और टाइम पर नहीं करते हैं और जानबूझकर काम को डिले किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट ऑफिसर refuses to issue a certificate, court can order them to act। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब इट स्टॉप्स कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स फॉर एक्सीडिंग देयर लीगल पावर्स। मतलब तो आप देखो ये वाला जो है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कैसे है, मान लो कि आपके स्पोर्ट्स टीचर को ना एक दिन आप मैथ्स के पेपर चेक करते हुए पकड़ लो, तो आप प्रिंसिपल के पास जाओगे कि मैम ऐसे तो हम जिन्होंने लिखा भी है वो भी फेल हो जाएंगे, उनको तो ये उनका काम थोड़ी ना है, मैथ्स के पेपर चेक करना स्पोर्ट्स टीचर थोड़ी ना करेगा, राइट। तो वैसे ही होता क्या है कि जब लोअर कोर्ट्स अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाए, मतलब जो उनकी पहुंच है ना उससे बाहर जाए, तो हायर कोर्ट्स यानी कि मतलब हायर कोर्ट्स, बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकते हैं। तो मान लो एक लेबर कोर्ट ना मर्डर केस सुनने लग जाए, तो क्या होगा, तो हाई कोर्ट बोलेगा भाई तुम्हारा काम मर्डर केस सुनना नहीं है, वो क्रिमिनल कोर्ट का काम है, तो तुम अपने काम से काम रखो, बाकियों के काम में टांग मत अड़ाओ, राइट। तो बस यही होता है प्रोहिबिशन, करेक्ट। सो एग्जाम्पल है, लोअर कोर्ट स्टार्ट हियरिंग अ केस इट डजंट हैव अथॉरिटी फॉर कैन बी स्टॉप्ड बाय द हायर कोर्ट्स। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ रिट कौन सी है। So the next one is certiorari, that is to be certified। ठीक है, अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना प्रोहिबिशन की, तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा काम ही नहीं है तुम उसको कैसे कर रहे हो। जैसे कि अगर एक लेबर कोर्ट क्रिमिनल केसेस सुनने लग जाए और उस पर फैसला भी दे दे, ठीक है, अगर मान लो ये केस चल रहा है तो हम प्रोहिबिशन रिट का यूज करते हैं। अब मान लो कि जब तक ये रिट किसी को समझ आई तब तक लोअर कोर्ट ने ना फैसला भी सुना दिया उस मर्डर केस के ऊपर, ठीक है, तब कौन सी रिट का यूज होगा, तब रिट लगेगी सर्टियोरेरी रिट। मतलब जब केस खत्म होके उस पे फैसला सुना दिया गया है तो सर्टियोरेरी रिट लगेगी। तो ये रिट तब लगती है जब एक तो लोअर कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के किसी केस पे काम किया है, ठीक है, और दूसरा वो जो फाइनली केस जो बना है, उसका जो फैसला आया है वो अनफेयर है। मतलब एक तो फैसला गलत सुनाया है, ऊपर से बहुत बायस्ड डिसीजंस लिए हैं, तो हम ये फोर्थ रिट सर्टियोरेरी रिट हम लगाते हैं। सो इट इज यूज्ड टू क्वॉश इलीगल ऑर्डर्स ऑफ द लोअर कोर्ट और द क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड इट इज इशूड आफ्टर अ डिसीजन इज मेड। एक बार रिजल्ट आ चुका है उस केस का, एक बार डिसीजन आ चुका है उस केस का, उसके बाद अ रॉन्गली पास्ड ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल कैन बी कैंसल्ड यूजिंग दिस रिट। अब मान लो कि जो बेचारा इनोसेंट था उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई तुम ही कातिल हो, तो उस केस में हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, वो यहाँ पर इस रिट से उसको कैंसिल कर सकते हैं। जो भी डिसीजन आया है उसको कैंसिल किया जा सकता है। फिर ये जिस कोर्ट के अंडर आता है उस कोर्ट में फैसला, मतलब पूरा का पूरा जो केस है वो फिर से चलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ वन इज the next one is quo warranto। so quo warranto is by what authority। तो ये एक ऐसी रिट है जो किसी इंसान को, किसी एक पब्लिक सर्वेंट को चैलेंज करती है जो उस चेयर पे या उस अथॉरिटी पे बिना
किसी लीगैलिटी के बैठा है, मतलब वो इलीगल है या उसको अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो वहां पर बैठा है, तो हमारा जो कोर्ट है वो उस ये जो रिट है बेसिकली ये उसको भी चैलेंज कर सकती है। एग्जाम्पल कि अगर प्रिंसिपल की किसी को पोस्ट दे दी और उसके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ये रिट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, इफ समवन रॉन्गली क्लेम्स टू बी अ म्यूनिसिपल ऑफिसर, कोर्ट कैन रिमूव देम। और अगर वो इलीगल निकला तो कोर्ट उसको उस जगह से, उस पोजीशन से हटा सकता है। सो दिस इज आवर लास्ट रिट। अब अगर हम इन पांचों को अगर आपको रिवाइज करना हो ना तो आप ये टेबल से कर सकते हो। सो फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है इलीगल डिटेंशन, ठीक है, किसी को इलीगली पकड़ लिया है। सो व्हेन इट इज यूज, जब कोई अनलॉफुल अरेस्ट और किडनैपिंग होती है। दूसरा है मैंडेमस, विच इज कमांड पब्लिक ऑफिशियल टू एक्ट, ठीक है। प्रोहिबिशन, जब कोर्ट किसी ऐसे एक्शन को स्टॉप करता है लोअर कोर्ट के जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। सो court oversteps the jurisdiction. Certiorari writ, which cancels lower court's orders and order is already passed and is unlawful. तो ये जो दोनों है ना, ये बेसिकली एक ही केस में होते हैं कि अगर वही जैसे हम बात कर रहे थे कि लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट की अथॉरिटी जितनी है वो उतने ही केस लड़ सकते हैं, वो मर्डर केस नहीं लड़ सकता ना जाके। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे मर्डर केस लड़ना नहीं बस सुन नहीं सकता, तो अगर उसने ऐसे पे सुनवाई कर दी, उसने कोई डिसीजन भी दे दिया, तो उनको हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो केस ऑन गोइंग होता है, ठीक है, अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है, तो प्रोहिबिशन रिट लगती है। अगर उसका डिसीजन आ चुका है तो उस केस में सर्शियोरी रिट लगती है, ठीक है। लास्ट इज क्यू वारंटो। सो क्यू वारंटो वो चैलेंज करता है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को, अगर वो इलीगली और अनऑथराइज्ड उस पोजीशन को एक्वायर करके बैठा है, तो अगर वो इलीगल है तो कोर्ट उसको हटा भी सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे जो आर्टिकल 51A में लिखी गई हैं। तो इनका ओरिजिन और एवोल्यूशन क्या है। सो ओरिजिनली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे हमने अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में की वीडियोस में भी देखा था कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कभी भी हमारी ड्यूटीज थी नहीं, हमें डायरेक्टली राइट्स दिए गए थे और उसके बाद हमें बोला गया था कि एंजॉय। लेकिन हर राइट्स के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ टाइम बाद मतलब जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, तो इसके पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में हमारे लिए कुछ ड्यूटीज ऐड की गई, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। सो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड वन मोर ड्यूटी रिलेटेड टू चाइल्ड एजुकेशन वाज एडेड। तो यहाँ पर कुछ हमारी ड्यूटीज ऐड की गई थी और यहाँ पर 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट में चाइल्ड एजुकेशन की ड्यूटी भी ऐड की गई। सो लेट अस टॉक अबाउट द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे राइट्स कितने हैं, 7 हैं और ड्यूटीज कितनी हैं, 11 हैं। सो एवरी सिटीजन मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स सिंबल्स, जैसे कि फ्लैग और एंथम। तो आप ऐसे ही इंडिया के फ्लैग को नीचे फेंक नहीं सकते, कूड़े में नहीं फेंक सकते, राइट। और जब हमारा नेशनल एंथम चल रहा है, वी मस्ट स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट, करेक्ट। फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो भी हमारे नोबल आइडियल्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, हम उनको फॉलो करें। अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिफेंड द कंट्री जब रिक्वायर्ड हो, और वो भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है किसी और कंट्री में जाके, ठीक है। ओके, सो प्रमोट हार्मनी अक्रॉस रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन। आप कहीं पर भी रहते हो, आपका कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी रीजन है, हमें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड नहीं, बस प्यार ही स्प्रेड करना है, ठीक है, और प्यार से रहना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। नाउ वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे रीजन, इतनी सारी लैंग्वेजेस, बहुत कुछ है, लेकिन प्यार से रहना है, एक दूसरे की वैल्यू करनी है और एक दूसरे के कल्चर को वैल्यू भी करना है और प्रिजर्व भी करना है, अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना है। नाउ प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, ये हमारे देश के बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इनको प्रिजर्व करना है। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी। तो हमें वो साइंटिफिक टेम्पर कि क्यों हमें भाई ट्रीज की जरूरत है, क्यों हमारे लिए वाइल्ड लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कचरा कूड़ा रिवर्स में नहीं फेंके, तो ये सारी चीजें हमें साइंटिफिक चीजें अपने थोड़ा डेवलप करना है, ताकि हम अपनी कंट्री को, इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है ताकि हम इन चीजों को समझ सकें और हमारा माइंड साइंटिफिकली डेवलप हो और हम हर चीज को समझें। ठीक है, अब उसके बाद आता है एवरी सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। कि वही अगर हमें प्रोटेस्ट भी करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रॉय करें, हम उसमें तोड़ फोड़ करें, प्यार से पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। देन स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव लाइफ एंड इंश्योर दैट चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स रिसीव एजुकेशन। तो ये हमारा लास्ट ड्यूटी थी जो 2002 में ऐड हुई है। ठीक है, तो आप बात समझ गए क्या क्या ड्यूटीज है, अपनी ड्यूटीज क्लियर है ना सबको। तो राइट्स तो सबको क्लियर होते हैं, लेकिन ड्यूटीज को क्लियर रखना ना मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपनी ड्यूटी समझते हैं तो अपनी राइट्स तो हमें वैसे भी पता ही है, राइट। Now coming on to the evaluation of fundamental duties. So why do they matter? Because duties balance the rights. So every right comes with the responsibility. तो ये duty जो है हमारे rights को balance करती हैं. It encourage good citizenship and national pride. Then it help interpret the fundamental rights more meaningfully. Correct? Okay. Then what are the key takeaways from here? So rights without duties creates an imbalance. हम समझते हैं इस बात को क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है. It makes citizens responsible and patriotic. It acts as a guide to judicial and social conduct. It promotes national unity in diverse society. So these are the key takeaways from this chapter. So I hope ये आपको सब समझ आए हैं. तो जब भी हम बात करते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं. तो जितने इंपॉर्टेंट राइट्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटीज हैं. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अगर हम बात करें ट्रीज को प्लांट करने की, क्या होगा, बहुत छोटा, ऑल्दो ट्रीज को प्लांट करने से मतलब हम बात करें तो ये सिर्फ ट्रीज प्लांट करना, बस हम नेचर को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, बट हम अपना फंडामेंटल ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं ताकि हम नेचर को प्रिजर्व कर सके. दूसरा है नॉट डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी. अब अगर आप अपने ही स्कूल के या फिर आप बेंचेस जो भी आपके सिटी में हैं, एक हर रोज जाके एक एक में ऐसे छेद डालते जाओगे, एक एक तोड़ते जाओगे, तो एक दिन तो सब खराब हो जाएंगे. जिस दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, बस का वेट कर रहे हो, बैठने के लिए एक बेंच भी नहीं मिलेगा, उस दिन हमें समझ आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है. वैसे ही अपने घर में देख लो, जितनी भी चेयर्स हैं रोज एक एक तोड़ दो, फिर क्या होगा, क्या आपके पास बैठने के लिए जगह बचेगी? नहीं बचेगी. तो वैसे ही हमारी कंट्री है, ये जो चीजें हैं वो टैक्सेस से जा रही हैं और वो भी हमसे ही जा रहा है. करेक्ट. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रॉपर्टी को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज ना करो. देन स्टैंडिंग फॉर नेशनल एंथम, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, ये हमारे नेशन की तरफ हमारा रिस्पेक्ट है, और ये हमारे नेशन को, जब हम मिल के सारे भारतीय खड़े होते हैं तो ये हमारे नेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो दीज आर वेरी सिंपल बट एक्सप्रेशंस बहुत पावरफुल हैं इसके. ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेचर, towards our country, towards our national anthem, ये बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशंस है और हमें देखकर कोई एक इंसान भी बदल जाएगा ना, तो हमारे लिए बहुत है. So this was all from our today's session and also this chapter. तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना. So I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care and as you all know, लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.